हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। पहला वीडियो में हमने देखा था ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, अरिस्टोटल फालालेसी का जिक्र किया था। यहाँ पर हम सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस शॉर्ट में लिख दिया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको समझते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात ऐसी है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम देखते थे, ये फोर्स क्या होता था, जीरो होता था, जिसके चलते एक्सेलरेशन भी जीरो होता था। यानी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता था। यदि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता था, और स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहता था, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहता था। कब? जब फोर्स जीरो रहता था। यहाँ पर कंडीशंस थोड़ा चेंज है। यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और बॉडी की वेलोसिटी यहाँ चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। अब इसका क्या फ़र्क पड़े, मोमेंटम तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब मोमेंटम चेंज का मतलब क्या होगा, उसको फोर्स से कैसा रिलेशन है उसको देखते हैं। अब मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में है। अब क्या है, चाहे तकिया मैं ले लेता हूँ, पिलो ले लेता हूँ, ये पिलो। अब क्या है ना, ये पिलो को मैं ऊपर से गिरते हुए देखता हूँ, ऐसे रोकता हूँ तो ज़्यादा ताकत लगता है, मेरे हाथ पर ज़्यादा फोर्स लगता है। यदि मैं इसको ऐसे करूँ, ऐसे रोकूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम इंटरवल को बढ़ा दूँ, चेंज इन वेलोसिटी तो उतना ही होगा, लेकिन टाइम इंटरवल बढ़ाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है। तो देखते हैं जो फोर्स कम लगाता है। इस तरह से आप देखते हो, कोई भी चीज़ को आप कैच करते हो तो हाथ को नीचे बढ़ाते हो तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तो हुआ, लेकिन टाइम इंटरवल लंबा हुआ। और यदि हम इसी तरह से रोक ले ऐसे, तो इसमें हाथ पर क्या होता है, ज़्यादा चोट लगता है, ज़्यादा फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा समय में हो तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। और चेंज इन मोमेंटम हो, उतना ही चेंज इन मोमेंटम कम समय में हो तो फोर्स का वैल्यू अधिक होता है। आपने अभी फीलिंग किया, उसी को कहते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स लगता है चेंज इन मोमेंटम के चलते, यदि हम फोर्स लगाकर मोमेंटम को चेंज करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम मोमेंटम को चेंज करते हैं, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि उतना ही चेंज इन मोमेंटम हम करें, लेकिन लंबा अंतराल में करें, तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कैसे? आपको जैसा कि एग्जांपल में बताया, जैसे इसको रोका तो ये क्या किया हमको इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। इसी तरह से हाथ को ऐसे खींच दिया तो हमको इसको रोकने के लिए, इसको चेंज ऑफ मोमेंटम करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ा। तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसा व्यवहारिक में बताया। तो इसको लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और इसका दूसरा पार्ट है, द चेंज मतलब, द चेंज का मतलब मोमेंटम, द चेंज ऑफ मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम, पूरा थोड़ा बड़े से लिख देता हूँ, द चेंज इन मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका क्या मतलब हुआ ये देखता हूँ।
अब क्या है ना, यदि हम किसी इसको ऊपर से गिर रहा तो हम इसको फोर्स लगा कर रोक रहे हैं, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम किधर हुआ, तो फोर्स इधर ऊपर की तरफ, यानी इसकी मोमेंटम को हमने रिड्यूस किया। तो मोमेंटम को इंक्रीज भी किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो मोमेंटम को डिक्रीज करके जीरो कर दिया, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, ये फोर्स लगाया इसको रोकने के लिए तो ऊपर की तरफ हो गया। यदि मैं इसको नीचे गिरा और इसको जोर से मार दूं तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। लेकिन इस हालत में जब मैं गिरा नीचे मार दिया तो इसको मोमेंटम को बढ़ाया, इस हालत में मोमेंटम का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो बात ध्यान से समझ लीजिए, जब मोमेंटम घटता है तो मोमेंटम का डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम फोर्स के अपोजिट हुआ। और जब मोमेंटम बढ़ता है तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। अब क्या है ना, अब मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, PI है, जिसको MV भी कहते हैं। क्या कहते हैं, MV कहते हैं। तो फोर्स पहले अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या एज्यूम करेंगे, वी अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ए फोर्स F लाया। अब क्या है रहा, PI क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम का तो आप फार्मूला जानते हो, मास इंटू वेलोसिटी। जो इनिशियल मास तो सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी से इसको V से इंटू कर दिया। अब मान लो ये PF क्या है, फाइनल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम, ये क्या है, तो वेलोसिटी बढ़ गया, मान लिया जाए mv प्लस डेल्टा V हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कितना टाइम में, द चेंज इन मोमेंटम कितना देर में हुआ, फॉर दिस चेंज टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितने देर तक एक बॉडी दूसरे से बॉडी से टकरा के रहा, जैसे फोर्स लगाने वाला आदमी कितना देर तक कांटेक्ट में रहा, तो डेल्टा T। अब इसके चलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्ट लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में, मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम लिख देता हूँ, टाइम के साथ क्या हुआ। तो आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे PF माइनस PI बाई डेल्टा T, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर लिखेंगे MV प्लस डेल्टा V माइनस MV बाई डेल्टा T। तो ये एवरेज फोर्स आपको निकल जाएगा, क्या कि, लेकिन इसके साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट की इक्वल दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर K लगा दें तो ये फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा। इसको हम यदि इसका वैल्यू बैठा दें PF और PI का, तो MV प्लस डेल्टा V माइनस MV बाई डेल्टा T, ऐसा हो गया। अब क्या है, यहाँ पर भी K लिखना पड़ेगा, K है प्रोपोर्शनल, यहाँ पर इक्वल है। अब क्या है, अब थोड़ा इसको तोड़ते हैं, इसको छोड़ देता हूँ तो आपको आ जाएगा, क्या आएगा देख लीजिए, आपको आ गया, यहाँ आपको आया, क्या आया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपको मिलेगा कि MV प्लस M डेल्टा V माइनस MV बाई डेल्टा T। अब क्या है ना, MV कट गया तो आपको मिल गया क्या कि
एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब क्या है ना, अब मैं इसको लिमिट ले लूँ तो ये एवरेज वैल्यू फोर्स हो गया, एवरेज फोर्स। अब क्या है ना, अब आप ऑलरेडी जानते हैं जिसको डिराइवेटिव करना है तो लिमिट लेना होगा, लिमिट करना होगा मैथमेटिकली। आप जानते होंगे एफ बराबर डी वी बाई डी टी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। यदि हम लिमिट ले लें यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो ए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि एफ लिया, के लिया, एम लिया और लिमिट ले लिया ताकि हमारा ये इंस्टेंटेनियस बन जाए टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो क्या बन गया है आपको, बन गया एफ इक्वल टू के एम ए, ये बन गया। अब के का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में के का वैल्यू, ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब स्टार्टिंग में जब इसका डेफिनेशन हम शुरू करते हैं, फॉर डेफिनेशन विथ सिंप्लिसिटी, माने सिंपल हो, सिंप्लिसिटी वी आर लिबर्टी, वी क्या है, जब फॉर डेफिनेशन विथ सिंप्लिसिटी के का वैल्यू क्या लिया गया 1, के का वैल्यू 1 लिया जाता है कि इसका डेफिनेशन सिंपल हो, तो के का वैल्यू 1 हो गया तो ए बराबर क्या हो गया एम में। शुरुआत में क्या है, हमको आज़ादी था जो के का वैल्यू क्या रखा जाए। अब के का वैल्यू वही रख दिया जाता है तो वो चलते रहता और उस फोर्स को आगे वाला जो वैल्यू होता है फोर्स का उसको फोर्स न्यूटन मानते। तो चलिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में फॉर सिंप्लिसिटी डिफाइन करने के लिए विथ सिंप्लिसिटी के साथ के का वैल्यू क्या लिया गया 1 लिया गया, तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया। तो चलिए ये हमारा सोल्यूशन हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब क्या है ना, अब इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिसको जानना ज़रूरी है और इसको बारीकी को समझना ज़रूरी है ताकि आप कोई न्यूमेरिकल या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जी और आईआईटी में पूछे तो आप उसका जवाब आसानी से दे सको। अब क्या है ना, 4 इसका मेन पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। अब क्या है ना, इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप देखेंगे F0 होगा तो ये 0 होगा, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। ये डिफाइन किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड का ये वेक्टर लॉ है, इट इज ए क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वेक्टर लॉ है। वेक्टर लॉ के कहने का मतलब क्या होगा, जो वेक्टर का नियम को फॉलो करेगा। अब फोर्स भी वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, लेकिन मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स की जगह पर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। ये बराबर क्या हुआ, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, और ए का वैल्यू क्या रख सकता हूँ, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। अब एक दो बात को रखना है, जिधर फोर्स लग रहा हो, यदि फोर्स लग रहा हो और वेलोसिटी पहले से वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मान लेते हैं कोई बॉडी इधर जा रहा है, इस पर फोर्स क्या यहाँ से इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन, फोर्स इधर लगाया, फोर्स किधर लगाया, ये वेलोसिटी है, यानी दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। तब एक्सेलरेशन किधर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पर, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो गया। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ए एक्स क्या होगा 0 होगा। आप पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे इसको कहाँ पर, प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, कोई बॉडी गिरती है तो उसका वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन लेते हैं,
लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 लेते हैं, क्या कि हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींचता है और बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करता है। तो जहाँ वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, जो वेलोसिटी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 लिया जाएगा। आपने देखा यहाँ पर ये किसी बॉडी को हम किसी हाइट से थ्रो करते हैं, यहाँ से थ्रो किया तो बॉडी ऐसे गिरेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ए वाई होगा, ए वाई माइनस जी होगा, लेकिन इधर की तरफ ये एक्स क्या होगा, 0 होगा। यानी वेलोसिटी और फोर्स जब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस हालत में वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये क्या है ना, तीसरा पॉइंट में बताया जाता है कि जब फोर्स लगता है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसी समय में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब फोर्स लगता है उसी समय में क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी एक क्या है, तीसरा पॉइंट लिख लेता हूँ, फोर्स एक्ट्स एट ए प्लेस at same instant, acceleration produces at the place at same moment। अब क्या है ना, ये हिस्टोरिकल कहानी यहाँ नहीं बनती, जब फोर्स लगेगा उसी समय उसी जगह पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है ये पार्टिकल के लिए होता है। इट applicable for a particle but it is valid for object extended body, valid for a body, then क्या होगा, then center of mass will be accelerate। जब एक्सेलरेशन को हम मेजर करेंगे तो will be accelerated, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा। अदर पार्टिकल को, अदर पॉइंट को हम एज्यूम नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब चलिए एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ। अब चलिए एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5.2 को देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स हेवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। एक बुलेट है, वुडन ब्लॉक में जाता है और उसमें टकराकर उसके अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन 60 सेंटीमीटर दूर जाकर रुक जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कितना एवरेज रिजल्टेंट फोर्स लगा, बहुत समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से यहाँ पर फिगर के द्वारा बता देता हूँ। ये वुडन ब्लॉक है, अब बुलेट यहाँ से आता है और इसमें एंटर करेगा बुलेट। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, जब टकराता है तो उसका स्पीड क्या है, v1 लिख देता हूँ 90 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ तो गया, यहाँ क्या हो गया, इसका v0 हो गया। कितना दूर, एस कितना हुआ, 60/100 सेंटीमीटर हो गया। तो फोर्स कितना लगा, तो फोर्स निकालने के लिए हमको क्या बताना होगा, ma। तो मास तो हमारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और आंसर बनाना बहुत आसान हो गया। सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। मास कितना है, 0.04 kg, 0.04 kg। तो ए निकाल लेता हूँ। ए बराबर क्या होगा, v² - u²/2s।
तो v तो 0 है, इसलिए u स्क्वायर माइनस 2s। अब क्या है ना, u की जगह पर क्या लिखूँगा, -90 और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपको डेसिमल 0.6 मीटर। अब यहाँ पर 2 एस की जगह पर लिखूँगा 0.6, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 × 90 और इसको 2 × 6 और 10 ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो काटूँगा, रहने दीजिए। अब क्या है ना, हमको फोर्स निकालना है, तो क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको क्या चाहिए, फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। ए का वैल्यू निकाल दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, तो ये v 0 है फाइनल वेलोसिटी का, कि उसमें एंटर करने के बाद रुक जाता है। इस ब्लॉक में क्या है ना, गोली घुसा और यहाँ जाके रुक गया, गोली क्या हो गया, रुक गया, v 0 हो गया। यहाँ पर क्या स्पीड था, 90 मीटर पर सेकेंड था। तो हमारा ये निकालना होगा क्या, कि हमको फोर्स निकालना है, मास तो दिया हुआ है, तो भाई वेरी सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, 0.04 वो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हटा दिया, डेसिमल की जगह पर 1 लिख दिया और 2 0, ये हो गया, आपको हटा दिया, सिंपल कर दिए, 4/100 kg। अब हमको आसान हो जाएगा, 90 90 10 और ये 2 × 6, काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब क्या है ना, 15 × 6 = 90, 15 हो गया, ये 2 से काट दिया तो ये हो गया 2। अब हमारे पास क्या लगेगा, 15 दूना 30 और 30 नवा कितना हो गया, 270 न्यूटन। यहाँ माइनस में आना चाहिए था, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिटार्डिंग फोर्स है, किसी बॉडी को स्पीड को घटाते घटाते 0 किया, तो रिटार्डिंग फोर्स हमारा माइनस में होता है। तो आपने सारा चीज़ एनसीईआरटी का सारा टॉपिक्स में आपको बताया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ एनसीईआरटी में लिखी हुई बातों को मैं आपको बहुत बढ़िया से बताने की कोशिश किया हूँ। तो लगता है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको समझकर लाभ उठाइए। थैंक यू।